हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यू नो, सीए बनना, सीए का टैग लगवाना, प्रीफिक्स लगवाना बहुत बच्चों का सपना होता है। कई लोग ऐसे पूरा ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, फैमिली प्रेशर एंड ऑल। बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो प्लीज इसको टाइम से अच्छे से यूटिलाइज करके चलिए। आज की जो आपकी मेहनत है वो रिजल्ट डे पर काम आएगी। ऑब्वियसली रिजल्ट डे पर जो भी आप मेहनत आज कर रहे हो वो आपको मुस्कान जरूर देगी। इस बार सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, अपना सीए बनने का जो सपना है वो क्लियर करना है। ठीक है, सो हम इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि इंडियन इकोनॉमी करने वाले हैं। बच्चों को बहुत ये टेरेबल लगता है, सबसे गंदा चैप्टर यही लगता है, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको इस चैप्टर को इजी कर दूंगी, बस आप मेरे को सुनना अच्छे से। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपको ये चैप्टर जो है वो इजी लगे। परफेक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी मतलब आपने सिंपल सी बात है, इंडिया के बारे में समझ कर चलना है। ठीक है, किसके बारे में समझ के चलना है? इंडिया के बारे में समझ के चलना है। तो सबसे पहले क्या है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस। ठीक है, सो बिटवीन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इंडिया वॉज लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट मेडिवल, कंट्रोल्ड 1/3 ऑन एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड वेल्थ। इंडिया सेल्फ रिलायंट भी थी, प्रॉस्पेरस भी थी, और एंशियंट बुक ऑफ फिलोसफी इज अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने लिखी थी। चलो इससे ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है जी? जो अर्थशास्त्र है ना, ये संस्कृत का वर्ड है। ओके, दिस इज संस्कृत का वर्ड जिसका मतलब क्या है? वेल्थ। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सो किसने दी थी ये डिफाइन? ऑब्वियसली एडम स्मिथ जी ने दी थी। ठीक है, वेल बीइंग के बारे में पढ़ना, यानी कि वेलफेयर के बारे में पढ़ना, वेलफेयर वाली डेफिनेशन, और पावर के बारे में पढ़ना, और प्रैक्टिकल अफेयर्स के बारे में पढ़ना, that is अर्थशास्त्र। so अर्थ, that means earth. Now what is mean by the shastra? Shastra is nothing but science, right? Science is systematized, systematic body of knowledge, systematic बॉडी ऑफ नॉलेज। सो अर्थशास्त्र का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, साइंस ऑफ वेल्थ। राइट, दो ऐसी चीज जो हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? अर्थशास्त्र। सबसे पहले जो अर्लीस्ट जो इकोनॉमिक्स के बारे में बुक लिखी गई थी, गवर्नेंस के बारे में बुक लिखी गई थी इंडिया के बारे में, वो कौन सी बुक थी? वो अर्थशास्त्र बुक की थी, जिसको हम इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिक बुक बोलते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखी थी? चाणक्य जी ने लिखी थी। नाउ चाणक्य जी कौन है? राइट, कौटिल्य चाणक्य। सो हु वाज चाणक्य? चाणक्य वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़े जो स्कॉलर का नाम आता है वो चाणक्य जी का ही आता है। वो टीचर थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाई। वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने आइडिया दिया कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, पब्लिक वेलफेयर कैसा होना चाहिए। उन्होंने वॉर के ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाई, वॉर। ठीक है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई, किन्होंने? चाणक्य जी ने। और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रूल्स बनाए, एडवाइस किया रूल्स ऐसे ऐसे बनने चाहिए। ठीक है, एंड ही सर्व्ड एज व्हाट? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ
चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जिन्होंने, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या कौन थे, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश किया। मैम ये हिस्ट्री की बातें इतनी सारी नहीं है, बस नॉलेज के पर्पज से लेके चलो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर सीए, तो आपको ये इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब आपने ना यहाँ पर एक एडी वर्ड देखा था, राइट। तो एडी वर्ड क्या होता है, ये ना एक रेफरेंस है, बीसी एडी, दैट इज पीरियड जो जीसस क्राइस्ट का जो पीरियड था, सेंचुरी का, मतलब उस पीरियड को हम एडी और बीसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो एडी है वो नथिंग इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट टाइम पीरियड, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी है दैट इज 1 एडी टू 100 एडी, और जो 17th सेंचुरी वाला पीरियड है वो दैट इज 1601 एडी टू 1700 एडी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1700 एडी का मतलब है 1700 इयर्स। अच्छा मैम, यहाँ पर 1700 इयर्स की बात हो रही है। 1700 इयर्स से इंडिया जो था वो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एंशियंट मेडिवल वर्ल्ड का, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। सोने की चिड़िया बोलते थे ना हम, है ना, वही थी। कितने सालों के लिए, 1700 इयर्स के लिए। सो व्हाट इज एडी, एनो डोमिनो, that is after the birth of Jesus Christ। ठीक है, सो एंशियंट इंडिया जो था वो वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमी था। बहुत से लोग जानते हैं इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते थे पहले, जब ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया था, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया जो था 1/3 और 1/4, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25% से 33%, यानी कि 1/4 एंड 33% यानी कि 1/3, ठीक है, ऑफ द इंडिया टोटल वेल्थ। मतलब ये याद रखने वाला पॉइंट है आपके लिए, क्या कि फर्स्ट सेंचुरी 17th सेंचुरी एडी में 33% एंड 25% से लेकर 33% इंडियन, मतलब वर्ल्ड का जो वेल्थ था, वो इंडिया कंट्रीब्यूट करके चलता था, राइट। जिसका मतलब है अगर 100 रुपया पूरे वर्ल्ड के पास है, जिसमें से 33% जो है हिस्सा किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है, ओके, सो बिलोंग टू द इंडिया। तो जो क्या बता के चलता है कि इंडिया कितना ही पावरफुल था। यस, सो क्यों इंडिया वाज पावरफुल, ये मैंने इतना तो बता दिया। वाई वॉज इंडिया सो रिच, क्यों था, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। बहुत सारे लोग जो थे वो एंगेज थे फार्मिंग एक्टिविटीज में। इंडिया वीट प्रोड्यूस करता था, ठीक है। इंडिया जो था वो राइस प्रोड्यूस करता था, वीट प्रोड्यूस करता था, राइस प्रोड्यूस करता था, कॉटन प्रोड्यूस करता था, शुगर केन प्रोड्यूस करता था, स्पाइसेस। तो सिंस एग्रीकल्चर हाईली हम लोग हाईली उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, डेवलप्ड था, और फूड प्रोडक्शन भी क्या थी उस टाइम पे, अबंडेंट थी। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा थी, ठीक है। वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज जो थी, इंडिया बहुत जाना जाता था अपनी अपनी हाई क्वालिटी गुड्स के लिए। कौन सी थी, कॉटन टेक्सटाइल थी, सिल्क थी, स्पाइसेस, स्टील, ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। कंट्रीज फ्रॉम यूरोप, अरेबिया एंड एशिया केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड, बिजनेस के लिए ये लोग आए। ये बहुत इन प्रोडक्ट्स की बहुत सारी डिमांड थी बेसिकली, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूरोप था, अरेबिया था, एशिया था, चाइना इवन,
राइट। चाइना इवन इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए इंडिया में आता था। तो इंडिया इन चीज़ों की एक्सपोर्ट किया करता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसीलिए इंडिया बहुत रिच था, बहुत, तभी तो सोने की चिड़िया बोलते थे हम इसको, ठीक है। और बेसिकली इस क्योंकि ट्रेड होता था, तो ट्रेड में इंडिया को बहुत सारा गोल्ड एंड बहुत सारा सिल्वर मिलता था इन एक्सचेंज, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। सो इंडियन एशियंट इंडिया वाज नॉट पुअर, इट बिकम पुअर बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे मैंने वही जो चीजें ऊपर वाली बताई थी आपको, यहाँ पर कि संस्कृत का था, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हेयर। चाणक्य कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, किंग चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। ओके, सो बेसिकली अब आगे हम पढ़ते हैं, बट इससे पहले और भी हम जान ले दैट दैट टाइम इंडिया वाज वेरी स्किल्ड। तो क्राफ्टमैनशिप भी बहुत अच्छी थी। तो सिल्क के क्लोथ्स, ज्वेलरी, मेटल के प्रोडक्ट्स, स्कल्पचर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये जो मेन प्रोडक्ट थे, लग्जरी गुड्स जिनको माना जाता था, और ये वर्ल्ड वाइड हमारे क्या होते थे? एक्सपोर्ट होते थे, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे मेजरली। हमारा मेन काम इंडिया का क्या था? पहले एक्सपोर्ट करना, राइट। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता था? ऑटोमेटिकली हमें पैसा मिलेगा, है ना। फिर हमने ना एक वर्ड यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं एंड देन यू विल गेट द आइडिया। सबसे पहले हम आगे जाके और वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज सेल्फ रिलायंट। क्या होता है सेल्फ रिलायंट? सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है? एक ऐसी कंट्री, अ कंट्री कैन प्रोड्यूस, मतलब विदाउट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब इंपोर्ट करने के बजाय हम बाहर वालों के साथ डिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी कंट्रीज, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज, बट हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम इनफ था। क्योंकि इंडिया प्रोड्यूस करता था फूड, इंडिया ही प्रोड्यूस करता था क्लोथ्स, इंडिया ही प्रोड्यूस करता था वेरियस मेटल्स, लग्जरी गुड्स। Therefore, India was not at all not more dependent on the imports. क्योंकि हम imports के ऊपर नहीं dependent थे, that's why we were self-reliant. India did not dependent on imports, राइट। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। अब आगे एक और वर्ड आप पढ़ के चलोगे, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है इकोनॉमिकली डेवलप्ड, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सो प्रॉस्पेरस कंट्री का बेसिकली हाई प्रोडक्शन होता है। एक अच्छी कंट्री, एक रिच कंट्री वही होती है जिसमें प्रोडक्शन क्या होती है? वेरी हाई होती है, इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड होती है, और इंडिया के पास लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। सो अ प्रॉस्पेरस कंट्री हैज 3 फीचर्स, जिसमें हाई प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहने वाला है, राइट। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर था, ठीक है। इंडियन एंशियंट इंडिया के पास, पुराने इंडिया के पास, ये कब की बात हो रही है? फर्स्ट सेंचुरी से लेके 1700, पहले 17 मतलब 17th सेंचुरी तक की बात हो रही है, 17th एडी की बात हो रही है, मतलब 1700 ईयर्स की बात हो रही है। तब ये सब चीजें, सारी की सारी फैसिलिटीज जो एक इकोनॉमी में होनी चाहिए थी, वो सब की सब थी। तो इंडियन मतलब एंशियंट इंडिया में ये सारी की सारी चीजें थी। सो इंडिया वॉज नॉट एट ऑल पुअर, ये हमने चीज पढ़ी, ठीक है। in its economic decline happened why? Because of the British colonial rule, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया गया चीप में, और मतलब सस्ते में एक्सपोर्ट किया गया, फिनिश्ड गुड्स को जो था इंपोर्ट किया गया फ्रॉम द ब्रिटेन। तो इससे हुआ क्या? इससे हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके श्रिंक होना शुरू कर गई, वीकन होना शुरू हो गई, वीक हो गई,
राइट। तो जो मेन आइडियाज थे ना अब अर्थशास्त्र के, वो पढ़ाने वाली हूँ। सो मेन आइडियाज ऑफ द अर्थशास्त्र वाज प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड। सो मिस जो चाणक्य जी थे, उन्होंने वो बिलीव करते थे कि लैंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि लैंड को इसीलिए प्रॉपरली यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। अगर लैंड को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और कंट्री जो है वो रिच बनना शुरू हो जाएगी। फार्मर को सपोर्ट मिलना चाहिए। मोर फार्मिंग का मतलब है ज़्यादा फूड, ज़्यादा इनकम, और वाटर इरिगेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फार्मिंग के लिए कनाल्स होने चाहिए, बड़े बड़े वेल्स होने चाहिए, रिजर्वायर्स होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर एग्रीकल्चर कैन नॉट ग्रो, है ना। एग्रीकल्चर के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है, इरिगेशन फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स वाई मेन फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। थर्ड वाज लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड कोई भी ऐसा ऐसा पोर्शन कभी भी नहीं होना चाहिए जो कि अनयूज्ड है। हर पीस ऑफ लैंड शुड बी यूज्ड प्रोडक्टिवली। सो फॉर एग्जांपल, जो अनयूज्ड लैंड है उसको हम फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जरूर आए। देन इज टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए, बट टैक्सेस शुड बी फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। पीपल ऐसा नहीं होना चाहिए लोग छुपाएं, तो पीपल जो है, लोग जो है वो विलिंगली पे करके चले। ठीक है। तो लैंड को हमें एफिशिएंटली यूज करना चाहिए ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़े। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? रिचनेस। अभी बढ़ाया ना मैंने प्रॉस्पेरिटी, हाई प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ध्यान दिया जाए। सपोज एक लैंड है, विलेज है जिसके पास फर्टाइल लैंड है, बट कोई भी फार्मिंग नहीं होती वहां पर। क्यों? एज ए रिजल्ट कोई भी क्रॉप्स नहीं होंगी, एज अ रिजल्ट लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, नो एम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर, नो इनकम वुड बी देयर, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस नहीं मिलेंगे। नाउ इमेजिन करो, फार्मर ने अगर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया उस लैंड के ऊपर, तो क्या होगा? फूड मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग लोग एम्प्लॉय रहेंगे, है ना। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस अर्न करने का मौका मिलेगा, कंट्री और रिचर बनती जाएगी। दैट इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ चाणक्य। चाणक्य जी यही चाहते थे कि प्रॉपर यूज हो लैंड का। दूसरा क्या था? वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो फेमस आइडिया ऑफ द अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने बोला क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक ऐसा मतलब कह रहे थे, अपनी पर्सनल डिजायर्स को भूल जाओ। एक राजा वही होता है, एक राजा इसीलिए रूल नहीं करे, किंग शुड नॉट रूल फॉर अपनी लग्जरी के लिए, अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी ईगो के लिए। इंस्टेड वो सोसाइटी के लिए काम करे। दैट इज नोन एज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, वो रोड्स बनाए, वो इरिगेशन की फैसिलिटीज देखे, वो सिक्योरिटी, अपने लोगों की, अपनी प्रजा की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे, जस्टिस की तरफ ध्यान दे। तो पब्लिक वेलफेयर जो है, पब्लिक शुड कम फर्स्ट। ठीक है। जिसमें होना चाहिए इंश्योर, और दूसरा पब्लिक वर्क फॉर द पब्लिक। थर्ड इज इंश्योर जस्टिस। तो कैसे करेगा जस्टिस? हर एक को राजा को हर अपनी प्रजा को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वली मान के चला चाहिए। जो भी रॉन्ग डूअर्स है, जिन्होंने गलती करी है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऑनेस्ट सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फोर्थ इज मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पीस का मतलब क्या है? पीस कहाँ पे आएगा? जब जहाँ पे बिजनेस होगा वहां पे पीस होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, राइट। तो विदाउट पीस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब जहाँ पे जंग का माहौल होगा तो वहां पे प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस आ ही नहीं सकती, वहां पे तो तबाही ही होगी ना। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने बोला मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। Now these were the points, these were the things जो अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य जी ने दो चीजों पे बिलीव करते थे। पहला कि लैंड को प्रॉपरली यूज करना है, दूसरा वेलफेयर ऑफ द पीपल। ना
अब हम आते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिटिश पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अब मैंने पहले ही प्रॉस्पेरिटी को बता दिया है ना, बेटर एग्रीकल्चर, बेटर ट्रेड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एक एक किंग है जो कि रोड बिल्ड कर रहा है, एक बिल्ड है जो जस्टिस, एक किंग है जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, रिच किंगडम होगी, लोग आसपास के हैप्पी होंगे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। बट यही अगर किंग बी है जो कि हैवी टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है अपनी प्रजा से, फार्मर्स को इग्नोर कर रहा है, अपने ही लग्जरी गुड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है, उसके इसमें इकोनॉमी क्या होगी, पुअर होगी, अनहैप्पी सिटीजन्स होंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम होगी, ज़्यादा क्राइम होगा क्योंकि किसी को पनिशमेंट नहीं मिल रही। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य, किंग ए इज बेटर। वाई? क्योंकि वो अपने से पहले किसका सोच रहा है, अपनी प्रजा का सोच रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रिटिश ने इंडिया में कम से कम हम सुनते आ रहे हैं ना 190 साल, 200 साल जो है वो राज किया। इसको हमने टू फेसेस में डिवाइड किया। फेस वन जिसको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, है ना, इसको बोला 1757 से लेके 1858 तक। देखो 1700 से एडी पे थे हम, 17 एडी पे थे हम, है ना, 1780 का मतलब था 1700 ईयर्स। तो अब 1757 की बात हो रही है और 1858 की बात हो रही है। सो ये कहाँ पे हुआ दे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में यही था कि ट्रेड करना है, ये इनको इंडियन गुड्स चाहिए थी, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, टी हो गई, ठीक है, और वो यूरोप में सेल करना चाहते थे, राइट। फिर उसके बाद वो किस तरीके से रूलर बन गए, तो टर्निंग पॉइंट केम इन वियर, दैट इज 1757, ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवाब सिराजुद्दीन थे, कुछ दुल्ला थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली उनको पॉलिटिकल पावर मिली ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्लोली एक कंपनी ने इस कंट्री को क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में आए किस लिए थे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेटर उनको पॉलिटिकल पावर मिल गई जैसे ही उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीती। ठीक है, सो इन्होंने इंडिया में कब से रूल किया, 1757 से लेकर 1858 तक रूल किया। मेन एम इनका क्या था, अर्न करना प्रॉफिट्स, ठीक है, इंडिया से कलेक्ट करना टैक्सेस और ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करना, और इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस, इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना, को एक्सप्लॉइट करना। नाउ नेक्स्ट इज फेज टू। फेज टू का आंसर था, क्यों ये फेज, ये 1857 वाला फेज जो था, 1858 वाला जो खत्म हुआ, उस पीरियड से लेके 1947, इंडिया को इंडिपेंडेंस कौन से ईयर पे मिली थी, ऑब्वियसली 1947 पे मिली थी। ठीक है, और ये फेज कैसे बिगिन हुआ, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा, रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा, और ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया में। यहाँ पे कुछ पार्ट्स इंडिया के कंट्रोल हुए थे, पॉलिटिकल पावर कुछ पार्ट्स में मिली थी, यहाँ पे फुल टेक ओवर जो था वो ले लिया। जैसे ही रिवॉल्ट जो था वो फेल हुआ, तो इट शॉक्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी वुड नो लॉन्गर गवर्न इंडिया। तो बिफोर 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली टुक द कंट्रोल। इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन रूल।
यहाँ पे कौन सा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था। अब यहाँ पे कौन सा रूल है, दैट इज फेज 2 में देयर वाज ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करके चलती थी, जो भी ब्रिटिश किंग थे या फिर ब्रिटिश क्वीन थी वो ही इंडिया का रूलर बन गए। वाइस रॉय वाज अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर इंडिया, इंडिया को गवर्न करने के लिए वाइस रॉय वाज अपॉइंटेड। इन्होंने इकोनॉमी की एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू रखी और ये 15 अगस्त 1947 तक चलती रही, जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली। तो मतलब 1857 से बिफोर 1757 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल था, जो कि कौन कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी प्रॉपरली 1858 से लेकर 1947 तक। सो कम लगभग 190 साल 190 इयर्स इंडिया को कंट्रोल जो है वो किया गया। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये मेरे ख्याल से आईसीआई की बुक का 2 से 2.5 पेजेस हमने कंप्लीट जो है वो कर लिए हैं। Now coming towards the Indian resolution changed India's economy, simple flow। एक बारी थोड़ी सी रीडिंग ले लो, क्विक रीडिंग ले लो। Now let's start। Indian resolution changed India's economy, simple flow। Industrial resolution, need raw material, take cotton from India, manufacture cloth in Britain, sell cloth back to India। ठीक है, now let's start। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो इंडिया में हुआ, इंडिया की इकोनॉमी में हुआ, वो क्यों था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, IRB, वो क्या थी, ठीक है। ये सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी पे शुरू हुआ। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1800, सेकेंड हाफ मानी कि 1858, ठीक है, शुरू हुआ। बिफोर दिस रेवोल्यूशन क्या हो रहा था, गुड्स जो थी हम प्रोड्यूस करके चल रहे थे बाय हैंड, प्रोडक्शन, क्योंकि बाय हैंड हो रही तो प्रोडक्शन तो स्लो होती थी, आउटपुट बहुत लिमिटेड होती थी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया गया विद द मशीन्स, लार्ज फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड, प्रोडक्शन और फास्टर होने वाली थी, चीपर होने वाली थी, और ब्रिटेन्स ने गुड्स जो थी वो मैक्सिमम मैसिव लेवल पे जो थी वो प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी थी। अब उनको जरूरत थी चीप रॉ मटेरियल की, फैक्ट्रीज के पास ह्यूज क्वांटिटी था रॉ मटेरियल का, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, कोल, इंडिगो। ब्रिटेन के पास खुद से इनफ सप्लाईज नहीं थी, इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत अबंडेंट में था, देयरफॉर इन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल जो था वो लो प्राइस पे लेना शुरू कर दिया। और फिर ऑटोमेटिकली उनको जरूरत थी लार्ज मार्केट्स की, जहाँ पे वो ये जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं रॉ मटेरियल को क्या क्या करे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे। फैक्ट्रीज के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल था, उससे वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके चलते थे। अब फिनिश गुड प्रोड्यूस करके चलते थे तो उनके पास उनको चाहिए था कि कस्टमर्स तो होने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया जो थी वो लार्जेस्ट मार्केट बन गई ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। ठीक है, तो कैसे इंडिया चेंज हुआ, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था फिनिश्ड गुड्स, एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग पहले फिनिश्ड गुड्स। बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने की पॉलिसी बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दी। इंडिया पहले कॉटन क्लॉथ भेजता था, सिल्क भेजता था, हैंडीक्राफ्ट्स का था, मेटल प्रोडक्ट था, ज्वेलरी था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा फिनिश्ड गुड्स जो था, बिकॉज ऑफ वी आर सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स, तो हमें ह्यूज इनकम मिलती थी, राइट। बट आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया मेनली एक्सपोर्ट क्या करता था, रॉ कॉटन, जूट, टी,
कॉफी, अदर रॉ मटेरियल। और एट द सेम टाइम इंडिया इंपोर्ट क्या करता था, महंगी महंगी चीजें, यानी कि मशीन मेड क्लोथ, फैक्ट्री के प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो यही चीजें यहाँ पर क्या है, लिखी हुई हैं। अब नाउ यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इसका मतलब आपको समझ लग जाएगा, राइट। सो इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ गुड से एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। पहले हम एक्सपोर्टर ऑफ कौन थे, वी वर एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। वहां से हम किस पे शिफ्ट हो गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल पे शिफ्ट हो गए। तो यही मेजर चेंज था जो ब्रिटिश रूल में हमें देखने को मिला। नॉट टैरिफ पॉलिसी, अनदर इज टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी इज नथिंग विच इज रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ यूज किए, ठीक है, ताकि वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फेवर कर सके इंपोर्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होते हैं। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री से बाहर चीजें भेजते हैं, जब बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पे चीजें आती हैं। बाहर की कंट्री यानी कि ब्रिटेन, वहां से इंपोर्ट हो रहा था, तो इंपोर्ट गुड्स पे क्या थे, हैवी टैरिफ थे। अब हम लोगों को अगर टैरिफ देने पड़ रहे हैं, हम लोगों को अगर टैक्सेस देने पड़ रही हैं, है ना, तो इट मींस दैट पेमेंट जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है, राइट। सो मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया में जाते थे, हाई टैरिफ लग के चलते थे, ठीक है। इंडियन गुड्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हो गए थे। इंडियन गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव इन द ब्रिटेन। डिमांड इंडियन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि चीज अगर एक्सपेंसिव है तो डिमांड ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारा लॉस हुआ। अब ब्रिटिश गुड्स के क्या बारे में क्या हुआ, क्योंकि वो ब्रिटिश गुड्स के पास वेरी लो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई कि अगर इनको इंपोर्ट करना है, यानी कि रॉ मटेरियल अगर ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वेरी लो टैरिफ्स वुड बी देयर। तो इसीलिए ब्रिटिश की गुड्स जो थी वो बहुत उस टाइम पे चीपर थी। इसीलिए ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को इंडियन ने बाय करना शुरू किया, और इसी तरीके से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी अपना कस्टमर्स को लूज कर बैठी। परफेक्ट, ठीक है, यहां तक समझ लगा। सपोज करो जैसे इंडियन क्लोथ जो था उसकी कॉस्ट थी ₹100, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए वेरी हाई, और ब्रिटिशर्स इसको बेचते कितने पे थे, ₹150 पे बेच के चलते थे। ब्रिटिशर्स को इसकी कॉस्ट खुद की कितनी मिलती थी, लगती थी 110 की लगती थी। मतलब इंडियन क्लॉथ था 100 रुपए का, ठीक है, और 110 रुपए पे इनको अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके रॉ क्लॉथ जो था वो था 100 रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग करके 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर और ये 150 रुपए में बेच देते थे। मतलब प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने 40 का। अब अगर इंडियन को ही बेचते थे, इंडियंस को ही बेचते थे 150 पे, आगे ये अगर प्रोडक्शन करके बेचते तो सपोजिटली 150, 155, 160 का बेचते, तो क्या लोग दूसरी कंट्रीज क्या महंगी चीजें लेती, नहीं लेती। अल्टीमेटली वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की गुड्स को ही प्रेफर करते थे, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, राइट। फैक्ट्रीज क्लोज हो गई, एम्प्लॉयमेंट फॉल हो गई, एज अ रिजल्ट इंडियन गुड्स बहुत लेस कॉम्पिटिटिव रही, ब्रिटिश गुड्स ने इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट कर दिया। इसी पॉलिसी ने सीरियसली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डैमेज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो मैंने अभी बोला था चीप रॉ मटेरियल, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्टेड फिनिश गुड्स, सब चीजें वही हैं। नाउ कम्स द टॉपिक दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। नाउ व्हाट इज दिस, ब्रिटिश पॉलिसीज ने, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली कर सको। जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी ना, उन्होंने इंडियंस को दो तरीके से हार्म किया, इंडस्ट्रीज को टू वेज से हार्म किया। वे नंबर 2, वे नंबर 1। वे नंबर 1 क्या था, अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज, अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसी। और दूसरा क्या था,
कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स, फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स से, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला हम बात करने वाले हैं अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। सो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोटेक्शन जो थी वो किसको दी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को दी। इंडियन इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कुछ भी नहीं, सपोर्ट जो था वो सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। मतलब हमने चाणक्य राज में पढ़ा, क्या पढ़ा था, जो भी गवर्न करके चलता है, जो भी रूल करके चलता है, उसको अपनी प्रजा को इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। तो ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन प्रोड्यूसर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जीरो सपोर्ट वाज देयर, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स, क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज मशीन्स को यूज कर रही थी तो उनकी प्रोडक्शन बहुत फास्टर थी, उनकी प्रोडक्शन बहुत चीप उनको पड़ रही थी और लार्ज क्वांटिटी में थी। और जो इंडियन के आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिशंस थे, उनको वो ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज कर रहे थे, दे वर यूजिंग ओनली द ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना। कुड नॉट, ऑब्वियसली दैट कुड नॉट compete, वो compete कैसे करेंगे इन सब से, जो मशीन की स्पीड है वो ह्यूमन की स्पीड तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए बहुत सारे आर्टिसंस, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन की जो लाइवलीहुड थी वो छीनी गई एंड द इंडिया बिकम स्टेगनेट इकोनॉमी। स्टेग्नेशन मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उस टाइम पे बहुत स्लो होनी शुरू हो गई, सिर्फ फ्यू इंडस्ट्रीज ही डेवलप हुई और कुछ कॉटन मिल्स जो थी वो एस्टैब्लिश हुई इन द बाय द 1930s, यहाँ पे लिखा होगा। स्टेगनेंट मतलब स्लो, yes, 1930s. So basically there were approximately 9 million spindles in 1930s, जिसमें इस इंडस्ट्री ने लिमिटेड जो था, लिमिटेड कंट्रीज को जूट, लिमिटेड कंट्रीज को, मतलब जो डेवलप थी जूट कंपनीज एक्सपेंडेड इन कैलकाटा ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द रोप्स, ये बताती हूँ। इसके आगे कॉमा डालकर आप लिख लीजिए 9 spindles in 1930. This industry expanded but remained limited as compared to developed countries. ठीक है, कॉटन मिल इंडस्ट्री ने एक्सपैंड तो किया पर इतना एक्सपैंड नहीं किया जितना डेवलप कंट्रीज कर सकती थी। देन कम्स द टॉपिक दैट इज जूट मिल्स। सो बेसिकली कैलकाटा जूट मिल्स की बहुत ज्यादा, जूट के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा कैलकाटा में डिमांड थी, ठीक है। बेसिकली कैलकाटा मनी मतलब कोलकाता, राइट। सो उनके उनके कौन से रॉ जूट की बहुत डिमांड होती थी। जूट जो था वो कहाँ कहाँ यूज होता था, रोप्स बनाने में यूज होता था, रस्सियां बनाने में यूज होता था, सैक्स बनाने के लिए यूज होता था और बैग्स बनाने में यूज होते थे जूट के बैग्स, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जैसे ही खत्म हुई तो इंडिया जो था वो लार्जेस्ट प्रोसेसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया इन टर्म्स ऑफ द रॉ जूट कंज्यूम्ड। सो रॉ जूट मिल इंडस्ट्री वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट रॉ जूट कंज्यूम्ड। सो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज वो इतनी एक्सपैंड नहीं हुई बिकॉज ऑफ द इंडियन प्रोड्यूसर्स, वो इंडियन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को डिस्करेज करके चलते थे, राइट। और जैसे कि एग्जाम्पल प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज की मशीनरी होगी, हैवी इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, स्टील इक्विपमेंट, स्टील
मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग इक्विपमेंट हो गए, ये हार्डली इंडिया में डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया को कि वो हमेशा और हमेशा क्या रहे, रॉ मटेरियल के सप्लायर रहे और बायर रहे किसके, ऑब्वियसली ब्रिटिश गुड्स के, ठीक है। और दे इसीलिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी वो इंडिया में सपोर्ट नहीं करी। नाउ नेशनल इनकम में कितना, दैट इज शेयर इन एनडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हिस्सा था? सिर्फ 7% था इन 1946. So even after completing the 200 years of British rule, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 7% ही एनडीपी इन 1946 में कंपेयर मतलब कंट्रीब्यूशन करके चला। तो यहाँ पे बोल रहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी बहुत वीक हो गई थी ड्यू टू ब्रिटिश रूल्स और कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब पीरियड कौन सा आ गया? वी गॉट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज 1947 से लेके 1991 का पीरियड। यहाँ पर इंडिया जो था वो वीक इकोनॉमी बन चुका था। इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, फॉर एग्जाम्पल लो लिटरेसी रेट, हाँ लिखा हुआ ना, लिटरेसी रेट ऑफ 18%, लो लिटरेसी रेट पर पढ़ा था, लो लिटरेसी रेट था मतलब लोग बहुत पढ़े लिखे थे, मोर देन 80% ऑफ द पीपल वो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो चुकी थी, 32 ईयर्स ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह चुकी थी। क्यों क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत पुअर थी, माल न्यूट्रिशन था, डिसीजेस थी, बहुत सारी बीमारियां थी, पावर्टी थी, बहुत सारी गरीबी थी, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। वीक इंडस्ट्रीज थी क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम थी, बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही बना पा रही थी, सेल्फ रिलायंट नहीं थी, हैवी इंडस्ट्रीज तो ऑलमोस्ट एब्सेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स नहीं थी इतनी अच्छी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी ऑब्वियसली नेग्लिजिबल थी। आपने सुना, आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि एक घर पे पीसीओ वाला सिस्टम होता था, ठीक है, एंड वहीं से ही हम सारे जो थे वो कनेक्ट करके चलते थे, एंड इवन इट वाज वेरी कॉस्टली, और लोग कितने सालों तक मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। आज के टाइम पे हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, बट उस टाइम पे एक घर पे या फिर पीसीओ में एक फोन होता था जिससे वो कम्युनिकेट करके चलते थे, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वाज वेरी लो। अब यहाँ पे ना एक पीरियड आया, नेहरूवियन पीरियड। What is Nehruvian period? That is known as इंडिया का नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आया 1947 में। सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत एक्टिवली रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, ठीक है। इसी मॉडल को बोला गया क्या, नेहरूवियन मॉडल। तो ये किसने शुरू किया था? ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? दे वांट की ही वांट्स की सोशल जस्टिस हो, इनइक्वालिटी को कम करें, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, इक्वल है, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल ग्रोथ बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए। सेकेंड इज इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो फ्यू पीपल के पास नहीं होने चाहिए, शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्यू पीपल, रादर डेवलपमेंट हर एक की इंक्लूसिव होनी चाहिए। थर्ड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने बोला कि इट इज़ एसेंशियल कि हम स्टील के प्लांट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाएं, स्टील के प्लांट्स लेके आए, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन उनके दिमाग में डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आई। देन उन्होंने 1950 में प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश करी।
कब इस्टेब्लिश करी उन्होंने? 1950 में इस्टेब्लिश करी, जिसमें उन्होंने 5 ईयर, अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो 5 साल के लिए चलती है, वही है ये प्लानिंग कमीशन, ठीक है। सो मेन फंक्शंस क्या थे कि जो प्लानिंग कमीशन है उसने 5 साल रखे ताकि हम नेशन के रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सोचेंगे, और पावर्टी को रिड्यूस करने का, गरीबी को जितना रिड्यूस करने का हो सकता है उतना रिड्यूस करने का सोचेंगे, और जिससे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी क्या हो सके, डिक्रीज हो सके, राइट। तो सब सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम सोचकर चलेंगे। नाउ दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, अब हमारे पास आ गई है इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी रेजोल्यूशन, दैट इज आईपीआर, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि बिफोर द कॉलोनियल रूल, आफ्टर द कॉलोनियल रूल जो है वो पढ़ लिया है। नाउ कम्स द आईपीआर। अब यहाँ पर आईपीआर में, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कब हुई थी? ऑब्वियसली आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई थी, है ना। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में मिली थी। कंट्री के पास बहुत फ्यू इंडस्ट्रीज थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, कैपिटल बहुत कम थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और प्रोडक्शन बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट को इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना था इंडस्ट्रियल डेवलप्ड नेशन में। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कौन सी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, कौन एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेगा, रोल क्या होगा गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर में, और किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो करी जाएगी। तो उन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक रूल बुक बनाई, इस तरीके से हम डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी एक रूल बुक बनाई। तो इंडस्ट्रियल आईपीआर, यानी कि आईपीआर 148 1948, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, गवर्नमेंट चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर की डिपेंडेंस जो है वो कम हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट का रोल एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने का सोचा। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे? जो मैंने पढ़ाया अभी तक वही है। ठीक। इसके मेन फीचर्स क्या थे? सबसे पहले तो इनका मेन फीचर था कि हमें एक्सपेंशन करनी है पब्लिक सेक्टर की। तो गवर्नमेंट को लगा कि सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही हो, मेजरली जितनी भी इंडस्ट्रीज हो वो गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट ही उसे कंट्रोल करके चले। सेकेंड इनका मेन फीचर क्या था कि गवर्नमेंट के पास क्या रहनी चाहिए? मोनोपोली रहनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब पता है ना, वन सिंगल ऑनर वुड बी देयर, वन प्रोड्यूसर इज देयर, वो ही ऑपरेट करके चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश करेगी, गवर्नमेंट ही बिजनेस को रन करेगी, प्राइवेट कंपनीज जो थी वो अलाउड नहीं थी। क्यों? वाई ओनली गवर्नमेंट, वाई नॉट प्राइवेट, राइट। सो सबसे पहले उन्होंने उन्होंने बोला कि पहली बात तो ये हमारे पास ही रहने वाली है एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मतलब जो हथियार होते हैं, एंड रेलवेज, ये तो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये तो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी, ठीक है। अगर इमेजिन अगर प्राइवेट कंपनीज ने रेलवेज को कंट्रोल किया, डिफेंस वेपन्स को कंट्रोल किया, बहुत से बच्चे कह रहे हैं अगर कंट्रोल करते तो ज्यादा अच्छा होता, बट नहीं, उस टाइम पे दे कैन नॉट रिस्क इट, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता था, देयरफॉर गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स के ऊपर अपना फुल कंट्रोल रखा। ओके, सेकेंड वॉज गवर्नमेंट मोनोपोली, देन वॉज लाइसेंसिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तो प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, राइट, तो उनको वो ऐसे नहीं अपनी इंडस्ट्रीज को फ्रीली ऑपरेट कर सके, उनको अपनी फैक्ट्री को खोलने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी दे हैव टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट लाइसेंस। ओके, फिर इन्होंने एक पॉइंट मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक है,
दैट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, नया इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए। बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती। सपोजिटली एक बिजनेसमैन को स्टील फैक्ट्री लगानी थी, तो वो सिंपली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओनली आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ही कैन बिगिन विद द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे गवर्नमेंट के बेसिकली, तो गवर्नमेंट चाहती थी, गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर कि बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, स्कार रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से हम प्रॉपर यूज करके चले और अननेसेसरी कंपटीशन ना हो। इसीलिए उन्होंने नेशनल प्रायोरिटी में ये सेक्टर्स को रखा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल आईपीआर जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया की हिस्ट्री में, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सुधार जो आना शुरू हुआ वो इसी की वजह से ही आना शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट को लगा कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत बैकवर्ड है, प्राइवेट कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट को इसीलिए लीड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक स्टेप फर्दर आना पड़ेगा, आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडिया ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो किया। व्हाट इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी? जिसमें गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया, इक्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, बैलेंस्ड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि ये जो है आईपीआर, ये रोड मैप रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन करेंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, और पब्लिक सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, प्राइवेट सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या रोल होने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक रोड मैप बना दिया गया, ब्लूप्रिंट बना दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के लिए रखी गई। फॉर एग्जांपल स्टील की इंडस्ट्री, कोल की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ये सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रही। हैवी मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस की प्रोडक्शन, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन तो मैंने पहले लिखवा दिया। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट के पास ही रहा। अब क्यों गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली फॉर किसके लिए? स्टील के लिए, हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए, माइनिंग कंपनीज के लिए, पावर कंपनीज के लिए। ठीक है, ये पब्लिक की मनी को इन्वेस्ट करते थे इन एंटरप्राइजेस पे। एज अ रिजल्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट जो था वो बन गया। लास्ट टॉपिक करके चलते हैं आज के लेक्चर का। ठीक है, सो पीएसयू एक ऐसी कंपनी थी जो कंट्रोल एंड गवर्न कौन करके चलता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती थी, जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज की एग्जांपल थी स्टील, ऑयल, माइनिंग, रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर एंड उसकी डेवलपमेंट था। तो बस लास्ट टॉपिक ही है आज के लिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट जो है वो कर लेंगे। सो आईपीआर लॉप्साइज्ड हो गया, मतलब आईपीआर जो था वो वन साइडेड था, वो अनबैलेंस्ड था। पॉलिसी ने बहुत सारा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को दे दी, पब्लिक सेक्टर को दे दी, रादर देन प्राइवेट सेक्टर को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बट उन्होंने सारी की सारी पावर किसके पास रखी? मोनोपोली किसके पास रखी? गवर्नमेंट के पास रखी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को देने के बजाय सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज के पास अपॉर्चुनिटी जो थी वो रही। अब प्राइवेट बिजनेस को क्या हो गया? प्राइवेट जो बिजनेस थे वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ही ऑपरेट करके चल सकते थे।
ठीक है। उनके पास अगर उनको बिजनेस करना था तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लाइसेंस ऑब्टेन करने पड़ रहे थे, बहुत सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने पड़ रहे थे, बहुत सारी कैपेसिटी की परमिशन लेनी पड़ रही थी, और एक्सपैंड करने, इवन टू इवन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी क्या करना पड़ रहा था, एक्सपेंशन अप्रूवल्स लेके आने पड़ रहे थे। इससे उनकी फ्रीडम जो थी, मतलब बिजनेस को कंडक्ट करने की फ्रीडम जो थी वो कम हो गई। तो अब इसीलिए उन्होंने क्या, इस टाइम पे क्या बोला गया, लाइसेंस परमिट राज। कौन सा था, लाइसेंस परमिट राज, जिसमें गवर्नमेंट, जिसमें लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की मैक्सिमम परमिशन लेनी पड़ती है, इन फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनका काम जो था वो बहुत स्लो हो चुका था और डिफिकल्ट हो चुका था। अब इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो भी प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव लेना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, वो एकदम डैम्पन हो जाता था, मतलब कम हो जाता था। अब ऑब्वियसली बीइंग, अगर मेरे को भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस से निकलना पड़े, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, छोड़ो, पर नहीं करते हैं ना। तो एंटरप्रेन्योर्स कम विलिंग थे मनी को इन्वेस्ट करने में, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने में, रिस्क लेने में, और इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करने में। इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज डैम्पन होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो बहुत कम इनिशिएटिव ले रहे थे, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइसेंस अप्रूवल्स, जिसकी वजह से बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्लोड डाउन। ठीक है। इमेजिन एक स्कूल है जहाँ पे टीचर्स और ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज करके चल रही है हर इवेंट। ठीक है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, एक्टिविटी टीचर, स्पोर्ट्स टीचर और डिसिप्लिन कमिटी। इवेंचुअली वो ऑब्वियसली मेरा, यार छोड़ पड़ा, इतने लोगों से परमिशन लूँ, इतने टीचर से पूछूंगा, इससे अच्छा तो मैं ऑर्गेनाइज ही नहीं करवाता इवेंट, है ना। तो अंडर आईपीआर ऑल्सो दिस वाज द कंडीशन, दिस वाज द थिंग। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी मेजर इंडस्ट्रीज की। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत, अगर हक दिया भी था तो बहुत कम, न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इसीलिए वो एंथुसियास्टिक अपना शो ही नहीं करते थे इंटरेस्ट के, वी आर इंटरेस्टेड काम करने के लिए। तो यहाँ पे पर एक एडवांटेज तो हुआ कि हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, फॉर एग्जांपल स्टील की, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की। ठीक है। जिससे फ्यूचर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थोड़ी सी तो हेल्प मिल गई। फिर था हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पावर जनरेशन होनी शुरू हो गई, रोड्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, पब्लिक यूटिलिटीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बहुत सारी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो थी वो शुरू हुई, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ दिया, जैसे कि गवर्नमेंट की बीएसएनएल है ना, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट ही तो लेके आई थी। फिर एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू इंडस्ट्रीज हुई तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, लोगों के बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस था। अब देखो, पहले पहले के टाइम पे था क्या था, वी वर डिपेंडेंट मोर ऑन द एग्रीकल्चर, बट जैसे ही आईपीआर आया वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रीज। क्योंकि ब्रिटिशर से हमने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर है उसकी, उसमें हम या फिर आर्टिशंस वाले वर्क हैं तो उसमें बहुत मेहनत लग रही है और स्पीड बहुत कम हो रही है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वी अडैप्टेड टुवर्ड्स दिस स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस लाए, जिससे ऑब्वियसली बिफोर कि हम लोग थोड़े से तो सेल्फ रिलायंट हो। और डिसएडवांटेजेस क्या थी, मेन पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, लाइसेंस परमिट राज था, जिसमें बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत सारा पेपर वर्क था, कंपटीशन बहुत कम था, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाज देयर, गवर्नमेंट के पास ही मोनोपोली थी। ठीक है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपटीशन लिमिटेड था और एफिशिएंसी इसी वजह से कम थी, है ना। कंपटीशन होता है तो हम एक दूसरे से बेटर करने की कोशिश करते हैं, बट जब मोनोपोली ही गवर्नमेंट के पास है तो क्या ही compete करने का सोचा। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत स्लो थी, और क्योंकि बिजनेस को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते थे, इनोवेशन बहुत नहीं करना चाहते थे, इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, नए नए प्रोडक्ट लाना ही नहीं चाहते थे। तो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट में भी
कम हो गया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर लॉपसाइज्ड हो गया, लॉपसाइडेड हो गया। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स थे, प्राइवेट सेक्टर लॉपसाइज्ड का मतलब, लॉपसाइडेड मतलब स्लो डाउन हो गया। ठीक है, तो आईपीआर 1948 में क्या था, इनिशियल पॉलिसी थी जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस थी, और आईपीआर 1956 में क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा को पूरा रोड मैप था। So we are done till this. हाफ चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अनदर हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टिल दैट टाइम प्लीज स्टडी प्रॉपरली, ओके। एंड इसको एक बार रीड कर लेना, जितना आपने वीडियो देखा है उतना प्लीज आप रीड कर लीजिएगा, और विल प्रोसीड विद द सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय माय डियर फ्यूचर सीएस।